चलिए आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे हाई प्रोफाइल केस की परतें खोलते हैं जिसने एक वक्त पर पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हम इस सनसनीखेज मामले के पीछे छिपे कड़वे सच और हमारे सिस्टम की कुछ बहुत ही गंभीर खामियों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे 2011 में आई बॉलीवुड फिल्म मोनिका ने एक बहुत ही वास्तविक और बेहद दुखद घटना को लेकर लोगों की यादों को पूरी तरह से धुंधला कर दिया। क्या कोई फिल्म सच में किसी की पूरी लीगेसी बदल सकती है? खैर, इस फिल्म ने हकीकत को काफी हद तक बदल कर ही पेश किया। पर्दे की कहानी और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। फिल्म में मोनिका जेटली के किरदार को देखिए। उसे एक ऐसी महिला दिखाया गया जो करियर में ऊपर उठने के लिए समझौते करती है, लेकिन असल जिंदगी में शिवानी भटनागर एक ब्रिटिश शीवनिंग स्कॉलर थीं, जिन्होंने सिस्टम के बड़े बड़े भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश किया था। उनका सफर समझौतों का नहीं था, बल्कि एकदम निडर पत्रकारिता का था। तो सबसे अहम बात जिसे हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए वो ये है कि इस पूरे मामले के एक मीडिया तमाशा बनने से बहुत पहले शिवानी एक बेहद दमदार और होनहार पत्रकार थी। उन्होंने हरियाणा के कुख्यात बिस्किट घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसकी वजह से बाकायदा सीबीआई जांच बैठानी पड़ी। उनकी एक और धाकड़ रिपोर्ट ने तो सरकार तक को जनहित याचिकाओं यानी पीआईएल पर फीस लगाने के फैसले को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। वो वाकई में सिस्टम में बदलाव लाने वाली एक ताकत थी। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। शुरुआत होती है जनवरी 1999 से, जब शिवानी की उनके पूर्वी दिल्ली के अपार्टमेंट में निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद सालों तक जांच का सिलसिला चला। अगस्त 2002 में प्रदीप शर्मा गिरफ्तार होता है और फिर सितंबर 2002 में रडार पर आए पूर्व आईपीएस अधिकारी आरके शर्मा सरेंडर करते हैं। और आखिरकार करीब एक दशक बाद मार्च 2008 में निचली अदालत अपना फैसला सुनाते हुए दोषियों को सजा देती है। लेकिन इस पूरे सफर में ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक विशाल मीडिया ट्रायल में बदल गया। टीवी स्क्रीन पर रोज नई और सनसनीखेज थ्योरीज चल रही थी। राजनीतिक संबंधों के आरोप और सेंट किट्स से जुड़े खुफिया दस्तावेजों के लीक होने जैसी विस्फोटक बातों ने जांच की दिशा को पूरी तरह से उलझाकर रख दिया। अगर हम मीडिया के दावों और अदालत की सच्चाई को आमने सामने रखें तो फासला बहुत बड़ा था। एक तरफ वो थ्योरीज थी जो मीडिया में उछाली गईं, जैसे किसी बड़े नेता का शामिल होना या खुफिया दस्तावेजों का खेल, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट रूम की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। पुलिस ने राजनेताओं को क्लीन चिट दे दी और अदालत ने साफ कहा कि पेश किए गए सबूत हाई कैलिबर के नहीं थे। यहां तक कि फोन कॉल रिकॉर्ड्स को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हुए। 43, जी हाँ, ये कोई आम संख्या नहीं है। ये एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये वो नंबर है जो बताता है कि इस ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष के कितने गवाह मुकर गए, जिन्हें हम हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। सोचिए, इतने सारे गवाहों के अपने ही बयान से पलट जाने से अभियोजन पक्ष का पूरा मामला कितनी बुरी तरह चरमरा गया होगा। और फिर सालों की अपीलों और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 12 अक्टूबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला आता है। अदालत ने एक रसूखदार आईपीएस अधिकारी आरके शर्मा और उनके 2 अन्य साथियों को मिली उम्र कैद की सजा को सीधे पलट दिया और उन्हें पूरी तरह से बरी कर दिया। अब सवाल ये है कि अदालत ने ऐसा क्यों किया? फैसले का आधार बेहद स्पष्ट था। जस्टिस बीडी अहमद और मनमोहन सिंह की बेंच ने कहा कि आरोपियों को संदेह का लाभ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सामने रखे गए सबूत उच्च स्तर के थे ही नहीं। जो कड़ियां जोड़ी गई थीं वो संदेह से परे अपराध को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ मुख्य साजिशकर्ता माने जाने वाले लोग रिहा हो गए, वहीं दूसरी तरफ प्रदीप शर्मा, जिसे एक भाड़े का हत्यारा बताया गया था, उसकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा गया। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ कई मजबूत वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य सबूत थे। अपार्टमेंट के रजिस्टर में प्रदीप की हैंडराइटिंग, क्राइम सीन पर उसके फिंगरप्रिंट्स और हत्या में इस्तेमाल किया गया बिजली का तार, इन पुख्ता सबूतों ने उसकी सजा तय कर दी।
आप जरा इस पूरे घटनाक्रम की सबसे कड़वी सच्चाई को देखिए। एक तरफ आर.के. शर्मा है, एक बेहद प्रभावशाली आईपीएस अधिकारी जो सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं। और ठीक दूसरी तरफ है प्रदीप शर्मा, एक मामूली सरकारी क्लर्क जिसकी उम्र कैद की सजा बरकरार रहती है। ये हमारी न्याय व्यवस्था की एक ऐसी गहरी और तीखी आलोचना है जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स यानी ACHR की ये रिपोर्ट इस नतीजे को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। रिपोर्ट बताती है कि कैसे अमीर और अच्छी पहुंच वाले अपराधी पूरी की पूरी जांच को भटका सकते हैं। वो गवाहों को डरा धमकाकर या लालच देकर मुकरने पर मजबूर कर सकते हैं और अपने पैसे और बाहुबल के दम पर सबूतों को आसानी से दबा सकते हैं। ये सब हमें भारतीय न्याय प्रणाली के भीतर विशेषाधिकार बनाम गरीबी के गहरे मुद्दों पर सोचने को मजबूर कर देता है। 43 गवाहों का मुकरना ये सीधे तौर पर ताकत और खौफ को दर्शाता है। जहां रसूखदार लोग देश के सबसे महंगे और एलीट वकीलों की फौज खड़ी कर सकते हैं, वहीं एक कमजोर वर्ग के पास खुद को बचाने के लिए ऐसे साधन नहीं होते। ये साफ दिखाता है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसे न्याय के तराजू को एक तरफ झुका सकती है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि हम शिवानी भटनागर को किस तरह याद रखते हैं। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि उनकी शानदार पेशेवर उपलब्धियां और उनकी निडर पत्रकारिता की जो असली कहानी है, वो किसी फिल्म की मनगढ़ंत कहानी या उनकी मौत से जुड़े मीडिया स्कैंडल के शोर में दबकर न रह जाएं। वो सच की एक बेहद मजबूत आवाज थीं। और अब अंत में एक ऐसा सवाल जो हमें जरूर सोचना चाहिए। जब ताकत और गरीबी आपस में टकराते हैं तो न्याय व्यवस्था सच्चाई की रक्षा कैसे कर सकती है? ये एक ऐसा गंभीर विषय है जिस पर लगातार बात होनी चाहिए। ऐसे ही और भी गहरे और तथ्यात्मक विश्लेषण देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। सीखने और समझने का ये सफर ऐसे ही जारी रखेंगे।